नमस्कार, आप देख रहे हैं वत्स वाच और मैं हूं मुकेश वत्स। फ्रेंड्स, 17-18 सितंबर को एक चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है। ये चंद्र ग्रहण मीन राशि में लगेगा, पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में लगेगा और ये एक राहु चंद्र ग्रहण होगा। आज के इस वीडियो में इस चंद्र ग्रहण का व्यक्तिगत लेवल पर हम लोगों पर क्या प्रभाव पड़ेगा ये बताऊंगा। साथ ही विश्व में किस तरीके की घटनाएं घट सकती हैं, वैश्विक परिदृश्य किस प्रकार का होगा इस ग्रहण की वजह से ये भी बताऊंगा। तो ये एक महत्वपूर्ण वीडियो है, छोटा सा वीडियो है, इसको अंतिम तक अवश्य देखिएगा। मेरे कंटेंट यदि आपको अच्छे लगते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बगल के बेल आइकन को दबा लीजिएगा। फ्रेंड्स, यदि आप पश्चिमी गोलार्ध में रहते हैं, वेस्टर्न हेमिस्फेयर में रहते हैं, तो आप लोगों के लिए ये ग्रहण 17 सितंबर को होने जा रहा है। और यदि आप पूर्वी गोलार्ध में रहते हैं, ईस्टर्न हेमिस्फेयर में रहते हैं, तो फिर ये ग्रहण 18 सितंबर को लगेगा। भारत में इस ग्रहण का बिल्कुल ना के बराबर प्रभाव होगा। ये चंद्र ग्रहण भारत में एक तरीके से दृष्ट नहीं होगा। एक तो सुबह लगभग 6 बजे ये ग्रहण लगेगा, जिस समय में अधिकतर पूर्वी जगहों में उजाला हो जाता है। भारत के पश्चिमी हिस्सों में भी आप यदि चंद्रमा को उस समय में देखेंगे तो बहुत लेश मात्र, बहुत हल्का सा प्रभाव आपको चंद्रमा पर दिखेगा। वैसे भी ये चंद्र ग्रहण पूर्ण चंद्र ग्रहण नहीं है। आप यदि मिडिल ईस्ट में रहते हैं, अफ्रीका में रहते हैं, यूरोप में रहते हैं, तो वहां पर चंद्रमा पर हल्का सा प्रभाव आपको इस चंद्र ग्रहण का दिखेगा। और यदि पश्चिमी गोलार्ध में है, नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका में, तो नॉर्थ अमेरिका के और साउथ अमेरिका के पूर्वी भागों में यह ग्रहण का असर कुछ चंद्रमा पर दिखेगा। पूर्ण चंद्र ग्रहण नहीं है, क्योंकि राहु एवं चंद्रमा में ठीक ठाक दूरी बनी हुई है। उस समय में राहु आप देखिएगा तो उत्तरा भाद्रपद में है और चंद्रमा पूर्वा भाद्रपद में होंगे। मैंने कहा 12 वर्षों के बाद एक राहु चंद्र ग्रहण मीन राशि में लगेगा। अप्रैल में भी एक ग्रहण लगा था मीन राशि में, लेकिन वो एक सूर्य ग्रहण था। इससे पहले मीन राशि में एक चंद्र ग्रहण 9 वर्ष पहले भी लगा था, लेकिन वो एक केतु चंद्र ग्रहण था। तो अब आप लोगों को एक कंप्लीट पिक्चर समझ में आ गया होगा। इसके प्रेडिक्शंस को समझना चाहते हैं तो उस समय के प्लैनेटरी पोजीशंस को यदि आप देखिएगा तो और ज्यादा क्लैरिटी आएगी। मीन राशि में राहु उत्तरा भाद्रपद में, चंद्रमा पूर्वा भाद्रपद में, और यदि आउटर प्लैनेट्स को भी आप काउंट करते हैं तो राहु और चंद्रमा के बीच में नेपच्यून होंगे। ऑपोजिट में कन्या में यदि देखिएगा तो सूर्य, शुक्र और केतु होंगे। युद्ध के कारक मंगल इस ग्रहण वाले स्थान को स्क्वायर कर रहे हैं। एक 10-4 का कॉम्बिनेशन है। यदि शनि और जुपिटर का भी कॉम्बिनेशन देखिएगा तो ये दोनों 10-4 के कॉम्बिनेशन में है। क्या प्रभाव पड़ेगा इसका? मीन राशि फ्रेंड्स, इसका सिंबल क्या है? 2 मछलियां जो ऑपोजिट डायरेक्शन में तैर रही हैं। ये व्यक्ति को एक कंफ्यूजन देगा, एक इनडिसिसिवनेस देगा। इस समय में आप किसी पर भी आंख बंद करके भरोसा नहीं कर सकते हैं। किसी के कमिटमेंट को आप ऑन द फेस वैल्यू नहीं ले सकते। जनरली लोग अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागेंगे। एक कंफ्यूजन की स्थिति होगी, एक अनिर्णय की स्थिति होगी। चंद्रमा वैसे भी मन का कारक होता है। इमोशनली हम लोग थोड़ा सा वल्नरेबल इस समय में हो जाएंगे। और यदि मूड स्विंग्स का और डिप्रेशन वगैरह का हिस्ट्री आप में से किसी को है तो इस समय में थोड़ी सी सावधानी ज्यादा रखनी होगी। शास्त्रों में कहा गया है कि किसी भी नक्षत्र में जब भी ग्रहण लगता है तो 3 महीना पहले से और 3 महीने के बाद तक इसका प्रभाव देखा जा सकता है। इसमें भी
1 महीना पहले से और 1 महीने बाद तक ग्रहण के प्रभाव ज्यादा होते हैं और सबसे ज्यादा प्रभाव 15 दिन पहले से लेकर 15 दिन के बाद तक होते हैं। चंद्रमा की डिग्री 1 डिग्री होगी इस समय में। तो आपका कोई भी लग्न हो, आपकी कुंडली में यदि आपका लग्न राइजिंग 0 से लेकर 2 डिग्री तक है, तो इसका मतलब मीन राशि आपकी कुंडली का जो भी भाव है ठीक उसके कस्प पर यह ग्रहण लग रहा है, तो उस भाव से संबंधित कारकत्व प्रभावित होंगे। व्यक्तिगत लेवल पर और क्या प्रभाव होंगे और क्या रेमेडीज करना चाहिए, इसके लिए मैं हर राशि एवं हर लग्न पर इसके प्रभाव का और रेमेडीज का आप लोगों को एक अलग से वीडियो दूंगा। इन जनरल आप इतना समझ लीजिए कि चंद्र ग्रहण के समय में हमारा मन सबसे ज्यादा प्रभावित होता है, इसलिए इस समय में हम किसी भी प्रकार का यदि मेडिटेशन करते हैं और मंत्र चैंटिंग करते हैं तो ये बहुत अच्छा रेमेडी साबित होगा। अब हम लोग आते हैं मंडेन लेवल पर इस ग्रहण का क्या प्रभाव होगा। पूर्वा भाद्रपद फ्रेंड्स है तो जुपिटर का नक्षत्र, लेकिन बहुत अच्छा नक्षत्र नहीं माना जाता है और ये विडंबना है कि गुरु भले ही सबसे बड़े बेनिफिक प्लैनेट्स हैं, लेकिन उनके नक्षत्र कुछ न कुछ चैलेंजेस लेकर आती हैं और उसमें भी सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग और सबसे ज़्यादा इंटेंस नक्षत्र यदि गुरु का कोई है तो वो पूर्वा भाद्रपद है। ये किन चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है? ये वैसे कम्युनिटीज़ को रिप्रेजेंट करता है जिसमें अग्रेशन ज़्यादा होता है। ये रिलीजियस क्रिटिसिज्म को रिप्रेजेंट करता है। एक रिलीजन, एक ग्रुप के लोग दूसरे ग्रुप के लोगों के बिलीफ सिस्टम पर अटैक करते हैं, क्रिटिसाइज करते हैं। ये सीक्रेटिव चीजों को रिप्रेजेंट करता है, शेडी और गलत तरीके के प्रैक्टिसेस को रिप्रेजेंट करता है, ये अंडरवर्ल्ड को रिप्रेजेंट करता है। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के शैडोई पार्ट को, जिसको कहते हैं ना पोर्नोग्राफिक इंडस्ट्री वगैरह को रिप्रेजेंट करता है, स्मगलिंग को रिप्रेजेंट करता है। तो ऐसी चीजें बढ़ेंगी और बहुत सारे लोग इस तरीके के बहुत सारे न्यूज हम लोगों को के सामने आएंगे। बहुत सारे ऐसे लोग एक्सपोज हो सकते हैं इस समय में जिनको हम लोग आज तक सफेद पोश समझ रहे थे। और आप लोगों को एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग चीज सुनाता हूं। 2006 में जब इसी तरीके का ग्रहण मीन राशि में लगा था, ठीक उस ग्रहण के बाद हमारे बगल के देश में एक मोहम्मद यूनुस आए हैं, आप लोगों ने उनका नाम सुना होगा, जिनको थाली पर परोसकर एक देश दे दिया गया है। इन महाशय को 2006 में इसी प्रकार के ग्रहण के ठीक बाद नोबेल प्राइज मिला था। और इस बार देखिए, इस ग्रहण के ठीक पहले लगभग 1 महीने पहले उनको बांग्लादेश मिला है। एडमिनिस्ट्रेशन का उनको कोई एक्सपीरियंस, वो राजनीति में भी नहीं है, देश कैसे चलाया जाता है उनको कुछ पता नहीं है, लेकिन जैसा मैंने कहा उनको थाली पर परोसकर बांग्लादेश मिल चुका है। तो आप जब रिसर्च करेंगे एस्ट्रोलॉजी में तो आपको पैटर्न दिखता है और ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग होता है। आप जब रिसर्च करना शुरू करेंगे तो एक के बाद एक परतें खुलती हैं और फिर हमको समझ में आता है कि हमारे ऋषि मुनि कैसे हजारों वर्ष की तपस्या के बाद एस्ट्रोलॉजी जैसी एक विद्या को वो कोडिफाई कर पाए। खैर, आगे बढ़ते हैं। इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए ये समय बहुत बुरा हो सकता है फ्रेंड्स। देशों के बीच का संबंध इस समय में खराब हो सकता है। एक देश का दूसरे देश के प्रति जो सीक्रेटिव एक्टिविटीज होता है, उनकी जो सीक्रेट एजेंसीज काम करती हैं, ऐसे बहुत सारे एक्सपोजर्स आएंगे और देशों के बीच में जो संबंध है वो खराब होंगे। मिडिल ईस्ट में, यूरोप में, अफ्रीका में वायलेंस की स्थिति बनेगी। पूर्वा भाद्रपद इन्वेजन को भी रिप्रेजेंट करता है और आज के इस विश्व में आप देखिए तो हर जगह युद्ध चल रहे हैं या युद्ध का माहौल है। ये बहुत अच्छा समाचार नहीं है। राहु और नेपच्यून करीब आते जा रहे हैं। 2 वर्ष पहले मैंने नेपच्यून वाले वीडियो में आप लोगों को बताया था कि नेपच्यून जैसे ही मीन में आएंगे
पूरे विश्व में पोलराइजेशन बढ़ेगा। आप देखिए क्या चल रहा है। तो कम्युनल टेंशन्स हर जगह बढ़ेंगे, यूरोप, मिडिल ईस्ट, अफ्रीका, एशिया। अमेरिका के चुनावों में बड़े इंसिडेंट्स, बड़े हंगामे आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। पॉलिटिकल पोलराइजेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, अंडरवर्ल्ड एक्टिविटीज बढ़ जाएगी, स्मगलिंग की एक्टिविटीज बढ़ जाएंगी। नेचुरल कैलामिटीज में क्या क्या हो सकता है? वाटर को रिप्रेजेंट करता है नेपच्यून भी, मीन राशि भी। राहु यहां वाटर एलिमेंट्स को सुपर एक्टिवेटेड करने वाले हैं। मॉनसून के 2 महीना पहले मैंने वीडियो दिया था कि वाटर एलिमेंट्स एक्टिवेट हो रहे हैं। लोगों ने उसको ब्रश ऑफ कर दिया कि यह हर वर्ष होता है, लेकिन आप देखिए इस वर्ष के मॉनसून को आप कैसा समझ रहे हैं? बहुत ही सिवियर और बहुत ही हार्श मॉनसून्स रहे हैं। अब क्या होगा? हरिकेन्स और साइक्लोन शुरू होंगे इस ग्रहण के बाद। कुछ जगहों पर सुनामी आ सकते हैं, और सुनामी कैसे आएगा? अर्थक्वेक्स आ सकते हैं। वैसे तो इस पूरे विश्व में अर्थक्वेक की संभावनाएं रहेंगी, लेकिन नक्षत्र लेवल के स्टडी पर जो मुझे लगता है, नॉर्थ पोल, आर्कटिक वाला जो एरिया है, नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क, रशिया के उत्तरी हिस्से, ये बहुत प्रोन है। पूरब से शुरू करेंगे तो कुरील आइलैंड्स, जापान और ताइवान, प्रोबेबिलिटी बहुत हाई है। न्यूजीलैंड, पैसिफिक आइलैंड्स में हवाईयन आइलैंड्स, फिजी। साउथ ईस्ट एशिया में आएंगे तो इंडोनेशिया, बहुत बड़े भूकंप आ सकते हैं यहाँ पर। चाइना का यूनान प्रांत और उससे लगे हुए हिस्से जैसे कि बर्मा, थाईलैंड, वियतनाम, ये वाला पूरा एरिया। जब आप भारत की तरफ आते हैं तो हिमालय, पामीर और हिंदू कुश वाला एरिया, यानी कि नॉर्थ कश्मीर, नॉर्थ पाकिस्तान, ताजिकिस्तान, किर्गिजिस्तान, उज्बेकिस्तान का हिस्सा, अफगानिस्तान का नॉर्दर्न हिस्सा। ईरान में भी भूकंप आने की संभावनाएं बनती हैं। यूरोप के साइड में जाइएगा तो पूरा मेडिटेरेनियन रीजन, ग्रीस से लेकर इटली तक, और खास करके इटली। अफ्रीका में भूकंप की संभावनाएं हैं। दक्षिण अमेरिका में अर्जेंटीना, चिली, यूरुग्वे। दक्षिण अमेरिका के उत्तरी हिस्सों में वेनेजुएला, और उत्तरी अमेरिका में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में भी भूकंप आने की संभावनाएं बनेंगी। जो एरियाज वायलेंस प्रोन हैं, उन एरियाज पर बहुत ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता होगी। मिडिल ईस्ट, पाकिस्तान, बांग्लादेश। कौन कौन से इंडस्ट्रीज अफेक्टेड होंगे? पूर्वा भाद्रपद पेट्रोलियम को रिप्रेजेंट करता है, प्लास्टिक इंडस्ट्री को रिप्रेजेंट करता है, 2 व्हीलर, ऑटोमोबाइल्स, इनको रिप्रेजेंट करता है। विकलांगों के लिए जो इक्विपमेंट्स बनाते हैं, उस इंडस्ट्री को रिप्रेजेंट करता है पूर्वा भाद्रपद। तो ये इंडस्ट्रीज भी प्रभावित होंगी। योगा और मेडिटेशन को भी रिप्रेजेंट करता है पूर्वा भाद्रपद, या उससे संबंधित एक्टिविटीज। तो कुछ प्रभाव इस पर भी होगा। योगा भी आजकल एक बड़ा इंडस्ट्री बन चुका है। तो इस समय में फ्रेंड्स, इन सभी चीज़ों से हम लोगों को आगाह और सावधान रहना होगा। खास करके व्यक्तिगत लेवल पर किसी भी वायलेंस वगैरह वाले स्थान से दूर रहना चाहिए, र्यूमर्स वगैरह से बचना चाहिए। मैंने वैसे भी कहा है कि इस वर्ष ग्रहण से लेकर अगले वर्ष के ग्रहण तक भारत में परेशानियों की संभावना है। तो हम लोगों को बचना होगा इन चीज़ों से। व्यक्तिगत लेवल पर हर लगन एवं हर राशि पर क्या प्रभाव होगा, इसका मैं आप लोगों को अलग से वीडियो दूंगा। मुझे उम्मीद है आज का यह वीडियो आप लोगों को लॉजिकल लगा होगा, अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कीजिएगा और भी लोगों के साथ शेयर कीजिएगा। अपना प्यार, अपना आशीर्वाद इसी तरीके से मुझ पर बनाए रखिएगा। आज मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। फिर से मुलाकात होगी अगले वीडियो में किसी और विषय के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव। भारत माता की जय।